हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज़ गोइंग टू बी चैप्टर 7 of the polity through MCQ series, and these all MCQs are strictly based on the book M. Lakshmikant. Now before starting this chapter, I want to tell you few things that we are going to cover the fundamental rights in total of 85 questions. So total 85 questions मैंने prepare किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द क्वेश्चन एंड देन आंसर प्रोवाइड करने के बाद आई विल ऑल्सो गिव यू द एक्सप्लेनेशन विच इज़ डायरेक्टली पिक्ड अप फ्रॉम द लक्ष्मीकांत बुक। एंड आपको अच्छे से मैं सारे के सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हुए ये वीडियो को हम एंड करेंगे। सो अ डिस्क्लेमर फर्स्ट कि ये वीडियो छोटी नहीं होने वाली है। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग, अराउंड मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे की ये वीडियो होगी। बट अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हो देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद बताओगे कि आपका फंडामेंटल राइट्स कितने अच्छे से रिवाइज हो चुका है। ठीक है, दिस आई कैन अश्योर यू बिकॉज आई हैव डिज़ाइंड द एक्सप्लेनेशन इन सच अ वे कि आपके सारे आर्टिकल्स एंड सारे के सारे माइन्यूट पॉइंट्स विल बी कवर्ड होलिस्टिकली। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये चीज़ पता होगी रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स कि दीज आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का एक्सपेंशन हमारा है फंडामेंटल राइट्स का। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। एंड बिफोर स्टार्टिंग एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आई एक्सपेक्ट यू कि आपने एटलीस्ट एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, देन यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। Now the first question is, consider the following statement. In the view of Article 20 of the Constitution of India, no person accused of an offence can be compelled to, first of all, give his signature or thumb impression for identification, give oral testimony either in or out of the court. ठीक है, सो सबसे पहले यू नीड टू नो अबाउट आर्टिकल 20। सबसे पहले ये आर्टिकल 20 आता किधर है, तो दिस कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेके 22 तक हम कवर करते हैं। सो व्हाट डज आर्टिकल 20 से एग्जैक्टली? इट सेज अबाउट द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। नो, यहाँ पे हमें पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि कंपेल किया जा सकता है टू गिव ए सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन। नो, ही कैन नॉट। क्यों नहीं? क्योंकि आर्टिकल 20 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज बेस्ड ऑन 3 बेसिक प्रिंसिपल्स एंड दोज प्रिंसिपल आर, सबसे पहला नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब इसका क्या मतलब होता है? दिस मीन्स दैट नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम। जो भी लॉ उस टाइम पे इन फोर्स है, सिर्फ उसी के वायलेशन के लिए उसे पनिश किया जा सकता है, किसी और लॉ के लिए नहीं। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 20 सेज अबाउट नो डबल जेपार्डी। नो डबल जेओपार्डी, इट मीन्स दैट देयर शुड बी नो पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी भी ऑफेंस के लिए सिर्फ पनिशमेंट एक टाइम होगी, एक टाइम से ज़्यादा नहीं हो सकती है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट एंड द थर्ड प्रिंसिपल इज अबाउट नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। okay, it means that no person accused, he shall be compelled to be a witness against himself. So when he will give his signature or thumb impression for identification, this will directly violate the article 20 principle number 3, that is the principle of self incrimination. The person who is the convict itself cannot held as a witness against himself or herself. That is why statement 1 here is completely wrong. Second statement is give oral testimony either in or out of the court. So the testimony is gavahi, as you say in Hindi. So it can be done in or out of the court in presence of a lawyer. So the statement is absolutely true. That is why we have to say the correct statement here. The correct statement will be only second statement. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। ओके, आर्टिकल 20 में ये 3 चीज़ें याद रखना। सबसे पहला तो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, सेकेंड वन इज नो डबल जेपार्डी, एंड थर्ड वन इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन।
लेकिन एक्सेप्शन भी है आर्टिकल 20 का. लेट मी टेल यू हियर ओनली व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 20. दैट इट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन क्रिमिनल लॉज. सिविल लाइबिलिटी पे ये इफ़ेक्ट नहीं होता है. मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ या डबल जेपार्डी या ये सारा कुछ ओनली क्रिमिनल केसेस पे एक्टिव होता है, सिविल लाइबिलिटी पे नहीं. सिविल लाइबिलिटी मतलब क्या? फॉर एग्जांपल इफ़ एनी टैक्स इज़ इंट्रोड्यूस्ड तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. मतलब किसी कंपनी ने अगर 2019 में किसी टैक्स को पे नहीं किया गया है और बाद में कोर्ट का जजमेंट आता है 2025 में कि द कंपनी हैज़ टू पे, जैसे एडीआर वाला केस था ना, वोडाफोन वाला, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे टैक्सेशन अप्लाई किया गया था कंपनी पे. ठीक है, तो ये क्रिमिनल केसेस में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, बट सिविल लाइबिलिटी में ये सारा इफेक्ट में आता है. ऑल्सो एक तो ये हमने देख लिया ओनली क्रिमिनल केसेस पे जाएगा. एंड सेकेंड वन इज दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन. ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज मेंशन अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हैं आगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का फिलहाल के लिए करेक्ट आंसर है ओनली बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रिट्स. The writ of mandamus is available not only against the judicial authorities but also against the administrative authorities. The second statement is the writ of prohibition is issued only against the judicial or quasi-judicial authorities. सबसे पहले you need to know something about the writs. Writs are issued by the Supreme Court and High Court. High Court issues writs under Article 227 of the Constitution, whereas Supreme Court under Article 32 issue writs. ऑल्सो रिट्स 5 तरह के होते हैं. सबसे पहला इज हबीज कॉर्पस, सेकेंड वन इज मैंडामस, द थर्ड वन इज प्रोहिबिशन, फोर्थ वन इज सर्श्योरी, फिफ्थ वन इज को वारंटो. अभी हबीज कॉर्पस का मतलब है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, and this habeas corpus is also considered as a bulwark of individual liberty. I hope कि आप साथ साथ रिवाइज कर रहे हो इसको. and this habeas corpus can be issued against both public as well as private body. okay, now let's come to mandamus, जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे. mandamus का क्या मतलब होता है? it can be issued by a court to a public office against performance of duties. It can not only be issued against the administrative authorities but judicial authority, tribunal, corporation etc. इन सब के अगेंस्ट में मैंडेमस का रिट इशू किया जा सकता है. मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, दैट इज़ द हायर कोर्ट्स कमांड द कोर्ट्स और कॉरपोरेशंस और ट्राइब्यूनल्स एट लोअर लेवल कि पब्लिक ऑफिस का यूज़ आप करेक्टली नहीं कर रहे हो. देन कम्स द रिट ऑफ प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, एंड इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट्स टू द लोअर कोर्ट्स. क्यों इशू होता है? व्हेन लोअर कोर्ट्स एक्सीड्स देयर जुरिस्डिक्शन. ओके, आई होप आई एम क्लियर. ठीक है, सो द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड only against judicial or quasi-judicial authorities. The statement is absolutely correct. So 2 का हमारा correct answer हो जाएगा C, that is both 1 and 2. Let's move to question number 3 now. Question number 3 is consider the following statement. There is no provision in the Constitution of India for reservation in the matters of promotion in the service under the state in favor of the scheduled caste and scheduled tribe. So this statement is basically mentioned under article 16 of the constitution. अब ये article 16 आता है under right to equality. ठीक है, and right to equality is mentioned from article 14 to 18. अब ये यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविज़न नहीं है इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन इन द सर्विस एंड द स्टेट in favor of scheduled caste and scheduled tribe. This statement is absolutely wrong. Why is it wrong? क्योंकि it is mentioned specifically under article 16(1) of the constitution.
Okay, so the first statement is completely wrong. Second is, as per the provision of the constitution, for getting reservation for the appointment and post under the state, a class must be backward and should not be adequately represented in the services under the state. Yes, the statement is absolutely correct. ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत बता दिया आपको, 16(1) नहीं, दिस मेंशन ऑफ प्रमोशन, मैटर्स ऑफ प्रमोशन इन सर्विसेज इज मेंशन अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, दैट इज़ वाई प्रोविज़न तो है हमारा 16 आर्टिकल 4 में है, नो प्रोविज़न की तो कोई बात ही नहीं है. द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, लॉजिकल स्टेटमेंट है. बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन की बात की गई थी, कब की गई थी? इन द इंदिरा साहनी केस विच इज़ ऑल्सो नोन एज मंडल कमीशन, जिसमें ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था एंड द स्टेट सिक्योर्स द राइट टू adequately represent the backward classes. That is why the second statement is correct. थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 2. Let us now move to the next question. That is, a constitutional amendment inserting a regulation in the 9th schedule can be challenged on the ground of violation of the basic structure of the constitution. Second statement is, any legislation enacted by parliament cannot be successfully challenged for affecting the basic structure of the constitution. So सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है बेसिक स्ट्रक्चर की. सो द बेसिक थिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर इज़, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951 में ये शुरू हो गया था. ठीक है, इनिशिएशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. Finally, the formula or the basic performer of the basic structure was propounded in the Keshwanandan Bharti case of 1973. Okay, so पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टिंग अ रेगुलेशन इन द 9th शेड्यूल कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड. बिल्कुल, इट कैन बी चैलेंज. एंड वाई इट कैन बी चैलेंज? दैट एनी ऑफ द लॉज, रेगुलेशन, कस्टम्स which is directly abrogating the fundamental rights of the citizen can be challenged. तो ninth schedule is related to what? जमींदारी laws. एंड 9th शेड्यूल जो था ज़मींदारी लॉज का, ये कौन से अमेंडमेंट से आया था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 में ये आया था. तो जितने भी रेगुलेशंस हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है यहाँ पे. ठीक है, वही ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि द रेगुलेशन इन द 9th शेड्यूल कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड इज, एनी लेजिस्लेशन इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी सक्सेसफुली चैलेंज फॉर अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर. इट कैन बी चैलेंज. बताया मैंने आपको, आर्टिकल 13 में ऐसा है, इज़ एन ऑप्शन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जिसमें एनी ऑफ द लॉज, रेगुलेशन, कस्टम एट्सेट्रा विच डायरेक्टली एब्रोगेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट. एंड कोर्ट कौन सी? दोनों, हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है एंड सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है. बोथ कोर्ट्स कैन डिक्लेयर द लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड they can directly cancel and declare that the law is null and void as it abrogates the fundamental rights of the citizen. That is why cannot का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. दैट इज वाई 4 का करेक्ट आंसर इज ए. Now let us see the next question. Next question, which of the following pair is not correctly matched? Freedom of speech of expression includes the freedom of press. Freedom of conscience includes the right to wear and carry kirpan by Sikh. Right to personal liberty includes the right to carry on trade or business. Right to equality means includes the principle of natural justice. We have to tell the not correct statement. Now, freedom of speech and expression is given under Article 19(1)(a) of the Constitution, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसके किसके लिए रिजर्व की गई है? कमर्शियल एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हैं. यू हैव ऑल्सो राइट टू टेलीकास्ट, that the central government or the parliament has no control over the electronic media or social media, not social media but electronic media. Now इसमें इंक्लूड होता है राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ द टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन. ठीक है, दिस राइट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. ऑल्सो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है. एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस तो है ही. तो ये हमारा एब्सोल्युटली ट्रू है. इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, इट इज़ मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 25 says about the freedom of conscience
free profession, practice and propagation of religion. अब कंसाइंस का क्या मतलब होता है? कंसाइंस का है कि उस इंसान की इनर फ्रीडम है दैट ही और शी कैन फॉलो एनी ऑफ द रिलीजन. राइट टू फ्री प्रोफेशन का मतलब है कि द पर्सन कैन डिक्लेयर वंस बिलीफ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. प्रैक्टिस का मतलब क्या है? इट मीन्स राइट टू रिलीजियस वर्शिप इन whatsoever ways he or she wants to. And what is the meaning of propagation of religion? It means the transmission and dissemination. प्रचार जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रचार जिसको बोलते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिसमिनेशन ऑफ रिलीजन. ऑल्सो द प्रोपागेशन के अंदर ही आता है कि देयर इज नो राइट टू कन्वर्ट. राइट टू कन्वर्जन इज नॉट अ राइट अंडर आर्टिकल 25. ठीक है, ये भी प्रोपागेशन के अंडर ही आता है. ऑल्सो आर्टिकल 25 टेल्स अस टू मोर थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कि द सिख आर अलाउड टू वियर एंड कैरी किरपान. पहला तो ये है जो मेंशन्ड है यहाँ पे. एंड सेकंड क्या है? द टर्म हिंदूज वुड कॉन्स्टिट्यूट सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट. आई होप कि अब ये आर्टिकल 25 के सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद होंगे. यहाँ पे मैंने सब बता दिया आपको. Then again comes the right to personal liberty. Right to life and personal liberty is mentioned in Article 21 of the Constitution. This you need to know. And यहाँ पे जो दिया है, it includes the right to carry on the trade or business. This is not wrong because this is mentioned under Article 19(1)(g) of the Constitution. It means right to freedom में ये right mentioned है and not right to personal liberty. ये Article 21 है. Then comes right to equality, includes the principle of natural justice. Yes, this is true. And why this is true? Right of equality in India is based on two basic precincts, that is equality before law. Equality before law. This has been taken from the UK Constitution. And the second one is equal protection of law. And this equal protection of law has been taken from the USA या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विच इज़ गिवन बाय द USA. तो D, B एंड A हमारा यहाँ पे करेक्ट है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज़ 5 का C. सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. The principle of equality before the law means that there should be equality in the treatment under equal circumstances. And what is the reason given for the assertion? That all persons are not equal by nature, attainment or circumstances. So first of all you need to know about the principle of equality before law. ठीक है, it means that there is absence of any special privileges. ठीक है, नो स्पेशल प्रिविलेजेस आर टू बी गिवन. सेकेंड वन इज देयर इज इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल पर्सन टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड. ओके, सो देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. दिस इज ट्रू. इसके साथ में ही ऑल पर्सन्स आर नॉट इक्वल बाय नेचर, अटेनमेंट और सर्कमस्टांसेस. द रीजन इज करेक्ट फॉर द असर्शन. दैट इज़ वाई 6 का A इज़ ट्रू. आई होप यू आर नोटिंग डाउन ऑल द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग. अगर आप इस तरीके से नोट्स बना लोगे साथ में वीडियो के, तो इट विल बी ग्रेटली हेल्पफुल फॉर यू. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India. अब right against exploitation, this is mentioned under Article 23 and 24. इसमें right against, चलो ये मैं आगे बताता हूँ. Let's see the options first. Prohibition of traffic in human beings and forced labor, prohibition of untouchability, protection of the interest of minors, and prohibition of employment of children in factory and mines. तो अभी बताया मैंने, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज मेंशन अंडर आर्टिकल 23 एंड 24.
out of which prohibition of traffic in human being and forced labor is Article 23 of the Constitution. On the other hand, prohibition of employment of children in factory and mines is Article 24. तो 1 and 4 यहाँ पे हमारे करेक्ट आंसर है. 7 का करेक्ट आंसर वुड बी डी. If I talk about the rest of the options, the abolition of untouchability is Article 17 of the Constitution and it comes under right to equality. Protection of interest of minorities comes under Article cultural and educational rights. Okay, so 7 ka D is the right answer. Now next question is related to writs. Now writs and grounds have been mentioned. Habeas corpus का मतलब क्या होता है? तो habeas corpus का मतलब होता है हमारा unlawful detention. As I have told you that it is a bulwark of individual liberty. What is mandamus? तो mandamus is about non-performance of public duties, quo warranto and certiorari. Certiorari is the correctional direction issued to subordinate courts and quo warranto is about the unlawful occupation of the public office. So the correct answer to this question would be B. हमारा A का 2 हो गया, B का 1 हो गया. Yes, B is the correct answer. Now quo warranto का मतलब क्या होता है? By what authority or warrant, ये आप नोट कर लेना. एंड certiorari का मतलब क्या होता है? इट इज़ issued by the higher courts to the lower courts to quash the order that is passed by the latter. मतलब कि लोअर कोर्ट्स ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो उसके अगेंस्ट में आप ऑर्डर पास कर सकते हैं इन certiorari. तो डी का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 इज as far as the armed forces are concerned, the fundamental rights granted under Article 14 and 19 of the Constitution are. So you need to know about कि आर्म फोर्सेस के रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये मैंशनड है आर्टिकल 33 में. ऑल्सो आर्टिकल 33 में ये मैंशनड है कि द पार्लियामेंट इज स्ट्रेट अवे रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. एंड आर्म्ड फोर्सेस में सिर्फ आर्म फोर्सेस ही नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. सो fundamental rights under 14 and 90 are available only to the according to a law that is made by the parliament. That is why 9 का हमारा D will be the correct answer. आर्म्ड फोर्सेस के रिगार्डिंग बस ये याद रखना कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है to make laws regarding the fundamental rights of the members of the armed forces. If I talk about Article 34, it talks about the martial law. ओके, सो ये इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आगे आप देखोगे. अभी लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू अ रिट ऑफ habeas corpus is vested only in. So the power of issuing writs is with Supreme Court and High Court. Although the writ jurisdiction of High Court is wider than that of the Supreme Court, ये भी आपको पता चलना चाहिए. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वेयर एज हाई कोर्ट्स कैन इशू द रिट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज फॉर एनी अदर रीजन्स. सो इट मीन्स दैट द रिट jurisdiction of High Court is wider than that of the Supreme Court. This is an important point और इसको आप नोट कर लो. Now let's move to question number 11. That is, which of the following rights is not explicitly mentioned in the fundamental rights but has been upheld by several pronouncement of the Supreme Court? So in a democratic country there is always an open voice regarding the rights of the voices of the citizen, and this is adequately represented by the right to freedom of press.
That is why in several pronouncements the court has ordered that it is an intrinsic part of the fundamental rights contained in Article 19(1)(a) of the Constitution, which is right to freedom of speech and expression. तो ये हमारा करेक्ट आंसर 11 का हो जाएगा डी. Now let's move to the next question. It is about which of the following statements are true with regard to the fundamental rights of the minorities in educational matter. So, the minority has only the right to administer the educational institution. The statement is absolutely wrong क्योंकि only आ गया है, extreme statement है. The minority has right to establish and administer educational institution. Yes, this is absolutely correct, and this is mentioned under Article 30 of the Constitution. Third is the right is absolute and not subject to any restriction. This is not correct क्योंकि माल एडमिनिस्ट्रेशन के केस में द राइट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, वहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं. एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मे बी इम्पोज टू प्रमोट एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट माल एडमिनिस्ट्रेशन. यस, द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. दैट इज़ वाई हमारा स्टेटमेंट 1 and 4 हेयर आर ट्रू. नाउ 12th का हमारा क्या आंसर है? 12 का आंसर है हमारा 2 सही था, 4 सही था, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट्स, तो उसमें दो आर्टिकल्स हमारे 29 and 30. आर्टिकल 29 इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ minorities, and Article 30 is about the right of minorities to establish and administer educational institutions. Okay, so 12 का हमारा B is right. Let's move to the next question. Which of the following pair is not correctly matched? तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है हमारा? स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस. एब्सोल्युटली करेक्ट. आर्टिकल 22 सेफ गार्ड्स अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन. दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट. अभी बताया था मैंने. आर्टिकल 20 इम्यूनिटी फ्रॉम डबल पनिशमेंट. बताया था ना, 3 लॉ थे. नो ex post facto law, second one is no double jeopardy, and third one was no self incrimination. 16 is discrimination in favor of women in services under the state. The statement is wrong, as it is given discrimination or some laws can be made in favor of women and children under the service in the state under article 15(3) of the constitution and not article 16. That is why 13 का हमारा D will be the not correct pair here. Now let us move to the next question. Which of the following statement is correct to the rate of prohibition? First statement is it is an order to issued by a higher court commanding a lower court to cease from proceeding in some matters not within its jurisdiction. Yes, आप किसी को prohibited कब करोगे या to forbid कब करोगे? जब वो अपनी jurisdiction से बाहर जा रहे हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है. सेकंड इज इट कैन बी क्लेम्ड बाय एन एग्रीव्ड पार्टी एज अ मैटर ऑफ राइट. यस, जैसे ही ये रेट हो गया आपका तो इट इज़ अ मैटर ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स. तो सर्टेनली इट कैन बी क्लेम्ड बाय द एग्रीव्ड पार्टी. सो हमारा बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. प्रोविजंस हैं और आगे उसको मैच करने को हमसे पूछा है. लिस्ट 1 कंटेन्स द प्रोविजंस एंड लिस्ट 2 are where these are contained in. Liberty of thought and expression. So the liberty of thought and expression is mentioned in protection of life and liberty. Freedom of speech and expression is mentioned in right to freedom. Making special provision for women and children. Liberty of thought and expression. Making special provision for women and children and protection of interest and minorities is cultural and educational right, and making special provision for women and children is contained in right to equality. Okay, so यहाँ पे हमारा 15 का करेक्ट आंसर वुड बी ए. आई होप आपने सही आंसर किया होगा.
Now let us move to the next question. Under the Indian Constitution, which of the following is not a specific ground on which state can place reasonable restriction on the freedom of religion? तो पब्लिक ऑर्डर, तो बिल्कुल लॉजिकल स्टेटमेंट है यहाँ पे. अगर देयर इज़ नो पीसफुल असेंबली और देयर इज़ अ मैटर ऑफ स्ट्राइक और पब्लिक ऑर्डर को जो है वो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऑब्वियसली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड. हेल्थ भी करेक्ट है. जैसे देखो कोरोना वायरस के टाइम पे जमात वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑल ओवर द इंडिया, इट वाज कैंसल्ड. वाई? रिस्ट्रिक्शन प्लेस किए गए क्योंकि हेल्थ की कंडीशन थी. मोरालिटी भी यहाँ पे करेक्ट है. सोशल जस्टिस इज नॉट अ क्लॉज इन अ कॉन्स्टिट्यूशन विच शैल रिस्ट्रिक्ट एनी ऑफ द थिंग्स मैंशनड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. दैट इज़ वाई 16 का हमारा सी वुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. The question number 70 says that the scope of life and personal liberty as envisaged in Article 21 of the Constitution has expanded considerably over the years. Which of the following can still not be subject to this protection? अभी देखो 17th में right to a good health absolutely mentioned है. right of a bonded labor to rehabilitation after release बिल्कुल correct है. राइट अंडर सेटलमेंट टू क्लेम बोनस और डीए, दिस स्टेटमेंट इज यहाँ पे हमारा आंसर होगा बिकॉज इट इज़ नॉट मैंशनड, इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट. ठीक है, जिसमें कि प्रोटेक्शन मिले. राइट टू लाइवलीहुड ये तो बिल्कुल करेक्ट है. नाउ लेट मी टेल यू सम इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके कुछ केसेस बताता हूँ मैं आपको. सबसे पहले लेट अस सी गोपालन केस. ठीक है, 1950 का. Why this case is important? Because the Supreme Court gave an narrow interpretation to the right to life and personal liberty. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि the right is available only against the arbitrary executive action. मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एटसेट्रा ने जो प्रिंसिपल, जो रूल्स बना दिए, जो लॉज बना दिए, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन अवेलेबल है. बट जो भी आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन है, लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है. दिस मीन्स दैट अ स्टेट गवर्नमेंट बाय पासिंग अ लॉ अगेंस्ट आर्टिकल 21 कैन कर्टेल योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. फिर से मैं बता रहा हूँ, गोपालन केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था अबाउट आर्टिकल 21 that the protection of Article 21 is available only against the arbitrary executive action and not from the arbitrary legislative action. मतलब the state can deprive the right to life based on a law. On the other hand, after गोपालन केस, मेनका केस था, मेनका केस of the year 1978. In this case, the Supreme Court gave a wider interpretation to Article 21, that is, the right to life and personal liberty was available against executive action as well as legislative action. मतलब कि the state also cannot pass a law and declare that कि आपको right to life या personal liberty से आप deprive हो रहे हो, नहीं कर सकता है state. ठीक है, सो दिस इज वॉज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द राइट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. और इस आर्टिकल 21 के ही अंदर राइट टू प्राइवेसी भी आता है. एंड दिस राइट टू प्राइवेसी वॉज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द पुट्टा स्वामी केस ऑफ ईयर 2017. ठीक है, दिस यू नीड टू रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो हमारा 17 का क्या आंसर हो गया? सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18. एजर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है. प्रिवेंटिव डिटेंशन इज इंक्लूडेड इन द चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. येस, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज मैंशनड अंडर आर्टिकल 22. आर्टिकल 22 में 2 टाइप्स ऑफ डिटेंशन आर मैंशनड. फर्स्ट वन इज प्यूनेटिव डिटेंशन, सेकेंड वन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन. अब प्यूनेटिव डिटेंशन का क्या मतलब होता है? जब भी ट्रायल के बाद कन्विक्शन हो जाए एंड कन्विक्शन के बाद पनिशमेंट मिले, दैट इज़ प्यूनेटिव डिटेंशन.
बट प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है द पर्सन इज नॉट डिक्लेयर्ड convict by the law but still he can be detained. And why so? For the safety and security. Now preventive detention के अंदर the laws can be made by both parliament as well as the state legislature. Okay, the parliament can make laws regarding preventive detention on three matters, namely defense, namely foreign affairs, एंड thirdly दी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो पार्लियामेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग लॉ बना सकता है रिगार्डिंग डिफेंस, रिगार्डिंग फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. स्टेट भी लॉ बना सकता है रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन एनी अदर मैटर्स एक्सेप्ट दीज थ्री. आई होप कि दिस इज़ क्लियर नाउ. ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं. प्रिवेंटिव डिटेंशन इज इंक्लूडेड in the chapter on the fundamental rights in the constitution. Absolutely correct. Article 22 अभी बताया मैंने. Next is the constitution has vested the legislative power with regard to preventive detention in the parliament only. No. And the state legislature have no authority. No. The states have also significant authority. तो हमारा R यहाँ पे false है, A true है. C will be the right answer to the question number 18. Next question is, which of the following is not included in Article 19 of the Constitution of India pertaining to the right of freedom? So I hope कि आपने ये आंसर कर दिया होगा. First of all, right to freedom में there are 6 type of rights. सबसे पहला Article 19(1)(a) contains right to freedom of speech and expression. Now Article 19(1)(b) contains the right to assemble peacefully without arms. Article 19(1)(c) gives the right to form association or union or cooperative societies. Then Article 19(1)(d) deals with the right to move freely throughout the country. The next right is Article 19(1)(e), which says right to reside and settle in any part of the territory of India. And ultimately Article 19(1)(f) was deleted from the constitution. क्यों? क्योंकि it was right to property, which was firstly a fundamental right, but after the 44th Amendment Act of 1978 the right to property was made a legal right under Article 300(a) of the Constitution. And finally Article 19(1)(g) is related to right to practice and profession, to carry out any profession or carry out any occupation. So these are the 6 rights mentioned in Article 19(1), that is right to freedom. Now इस क्वेश्चन में we have to tell which of the following is not included in Article 19. So right to reside and settle in any part of the country. Yes, this is true. This is Article 19(1)(e). Next is right of minorities to establish and administer educational institution. This is not under the Article 19 as it is contained in Article 30 of the Constitution, that is cultural and educational right. Right to form association and union, this is contained in Article 19(1)(c), and right to assemble peacefully without arms is contained in Article 19(1)(b) of the Constitution. I hope कि ये आपका क्लियर हो गया होगा. So the correct answer here is B. Now question number 20 is, consider the following statements. The state under Article 12 of the Indian Constitution, it includes the government and the parliament, the government and the state legislature, local authorities or other authorities within the territory of India under the control of government of India. So यहाँ पे all of the statements here are true. So the state under Article 12 consists of the parliament and government of state.
the Parliament of India and the Government of India. Next is the government and the legislature of the state. Third one is all local authorities. And fourth one, all local authorities, and there are other authorities such as statutory and non-statutory body also आर्टिकल 12 में वो प्राइवेट बॉडीज भी इंक्लूड होती हैं विच वर्क एज अ पार्ट ऑफ स्टेट, जो स्टेट के लिए कोई भी काम करती हैं. ऑल ऑफ द प्राइवेट बॉडीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्टेट अंडर आर्टिकल 12. सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1, 2 and 3. ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड. Question number 21. 21 is, which of the following rights were described by Dr. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? So the right to constitutional remedies, that is Article 32 of the Constitution, in which Supreme Court has power to issue the writs, is described as the heart and soul of the Constitution. So if सिर्फ बोला जाए soul of the Constitution क्या है, that is considered as preamble. And the preamble is based on the objective resolution that were presented by Jawaharlal Nehru. I hope this is clear. So heart and soul of the Constitution is right to constitutional remedies, that is Article 32, whereas soul of the Constitution is considered as preamble. Now next question is question number 22. Which of the following freedom is not guaranteed by the Constitution of India? Now, first of all is freedom to own, acquire and dispose property. This was earlier included in Article 19(1)(f) of the Constitution under the head right to property, but later it was made as a legal right under Article 300A of the Constitution. Right to move freely throughout the country is contained in Article 19(1)(d). Peaceful assembly is mentioned under Article 19(1)(b) of the Constitution, and to practice any trade or profession, this is mentioned under 19(1)(g). So the right to freedom to own, acquire and dispose the property is not guaranteed by the Constitution of India. So A is the right answer here. Now the next question is about the assertion and reason. One of the fundamental principle of Indian Constitution is rule of law. Second one is the Constitution has guaranteed to the every citizen equality before law and has recognized the judiciary as unfailing guardian of the rights of people. So the statement is absolutely true. And why is it true? Rule of law मैंने आपको बताया था was propounded by A.V. Dicey, and it is an intrinsic part of the right to equality mentioned under Article 14. ठीक है, rule of law का क्या मतलब है? The law is supreme and no one is higher and lower to this law. The law of the state is supreme in its nature. Also, the Constitution has guaranteed to every citizen equality before law, yet yes, it is given by Article 14 and has recognized the judiciary as unfailing guardian of the rights of people. Yes, and इसका आर्टिकल क्या है? Article 32, that is considered as the right to constitutional remedies, and it is also known as the heart and soul of the Constitution. So 23 में both A and R is true, and the reason correctly explains the assertion here. Now next is, there are some cases and it is related to what? So Indira Sahni case, Minerva Mills case, Gopalan case and Shankari Prasad case. You just need to know कि ये किससे related हैं and the year, क्योंकि year आजकल पूछा जाता है एग्जाम में. So you can be asked about the chronology of these cases. So सबसे पहले let us see about the Indira Sahni case. It happened in the year 1992 and it is also known as Mandal Commission. ठीक है, Mandal Commission was related to this, and this is related to the OBC reservation. OBC reservation से related है. Next is Minerva Mills case. Minerva Mills case of 1980 is famous, and it was related to the revival of the judicial review. इसमें क्या हुआ था कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन था, इट वाज प्रोपाउंडेड, इट वाज स्ट्रेंथन, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन था, इट वाज गिवन इन आर्टिकल 9, नॉट आर्टिकल बट द ईयर 1973 में केशवानंदन भारती केस में प्रोपाउंड किया गया था. अब इसके बाद
1980 में मिनर्वा मिल्स केस ने उसको कंफर्म किया था। एंड द केस, जो ऑब्जर्वेशन थी केस की ये थी कि फंडामेंटल राइट कुड नॉट बी एब्रोगेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज आल्सो कंसिडर्ड एज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13, कि आर्टिकल 13 में जो जुडिशियल रिव्यू है इसके अंडर आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द गोपालन केस of the year 1950, it was related to the procedure established by law, ठीक है, and it was taken from the Japanese constitution. and शंकरी प्रसाद केस 1951, सबसे पहले 1951 में इवोल्यूशन जो हुआ था जुडिशियल रिव्यू का, ये हैपेंड इन द शंकरी प्रसाद केस एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज आल्सो propounded, ठीक है। इट वाज रिलेटेड टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपहेल्ड। दिस इज रिलेटेड टू द शंकरी प्रसाद केस। सो 24 का हमारा यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन पार्ट इसका आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ let us see the next question. Next question is question number 25. So what is this question? Which one of the following is the correct statement? Right to privacy as a fundamental right is implicit in, I already told you, right to privacy is a intrinsic part of article 21, that is right to life and personal liberty, and the judgment to right to privacy was given in the year 2017 in Puttaswamy case, ठीक है। सो इट इज़ एन इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू फ्रीडम हमारा आर्टिकल 19 है, राइट टू इक्वालिटी हमारा आर्टिकल 14 है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारा आर्टिकल 22 एंड 23 एंड 24 है, ठीक है। 24 इज रिलेटेड टू दी वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस इंडस्ट्रीज एंड 23 इज रिलेटेड टू दी बॉन्डेड लेबर एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। 25 का द करेक्ट आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट इज again related to assertion and question, assertion and reason. An accused person cannot be compelled to give his thumb impression, and the second is an accused person cannot be compelled to be witnessed again himself. So बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड, आर्टिकल 20 में हमने देखा था। अभी जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट था पहले, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ था, उसके बाद में नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन था, ठीक है, एंड नॉट डबल जेपर्डी था। सो रीज़न इज एब्सोल्युटली करेक्ट हेयर विच इज़ मैंशनड। एंड अक्यूज पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव हिज थंब इम्प्रेशन, ही कैन, ठीक है। थंब इम्प्रेशन को लेके ऐसा कोई रूल नहीं है। सो ए हमारा फॉल्स है, आर इज एब्सोल्युटली ट्रू, एंड दिस इज रिलेटेड टू द डिटेंशन एंड अरेस्ट विच इज़ मैंशनड इन आर्टिकल 20। एक्सप्लेनेशन पार्ट अगर आप देखोगे पहले क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। Now let us see in the next question, that is question number 27. Right to education is a fundamental right emanating from right. Now the right to education is an intrinsic part of right to life and personal liberty under article 21. Also 21A is right to education, and it was added by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? इट इज़ रिलेटेड टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। 28 is, the state shall not make any laws which take away or abridges the fundamental rights. Which one of the following shall not be constructed as law for this purpose? So जो ये पहला लाइन का स्टेटमेंट है, this is the directly the lines of article 13. What does the article 13 says? It says that all the laws that are inconsistent or in contraction with the any of the fundamental rights shall be declared as void. So इसकी डिस्क्रिप्शन में there are some of the laws. For example, permanent laws that are enacted by the parliament. Same happens with the permanent laws which are enacted by the state legislatures. Also temporary laws, for example ordinance as issued by the president under article 123, and ordinances issued by the governor under article 213 of the constitution. Other than this, statutory laws are also
Statutory laws are what? Those laws which are made by an act. Okay. Also, bylaws, ordinances, etc., rules, these are also constituted as law under Article 13. So earlier, the constitutional amendment was not considered as the law under Article 13. It means that a constitutional amendment can take away the fundamental rights or abridge the fundamental rights. Any of the constitutional amendment that would take the fundamental rights of the citizen shall not be declared void. But in the Keshwanandan Bharti case of 1973, the constitutional amendment was considered as a law under Article 13, so it also can be declared as a void. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली आंसर यहाँ पे नन होगा. ठीक है, ऑल ऑफ दिस कैन बी डिक्लेयर्ड void. आई होप यू अंडरस्टूड द स्टेटमेंट हेयर. ठीक है, क्लियर हो गई होगी आपकी सारी कंफ्यूजन. Now let us move to question number 29 now. So question number 29 is, on which of the following freedoms can reasonable restriction be imposed on the ground of security of the state? Now, on the grounds of security of the state, चार ऑप्शन है हमारे पास: speech and expression, peaceful assembly, association or union, or movement. So in this question I am going to tell you the answer also, and इन सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन और रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज, दैट आई विल ऑल्सो टेल. सो द करेक्ट आंसर इज सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के बिहाफ पे स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं. नाउ जस्ट केयरफुली लिसन एंड जस्ट नोट इट डाउन, कौन कौन सी और रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं ऑन राइट ऑफ स्पीच एंड expression. First of all, the sovereignty and integrity of state. Second one is the security of the state. Third one is friendly relations with foreign state. Then comes public order. Then comes decency. Then comes contempt of court. अभी के अभी मुझे इतने ही याद हैं. ठीक है, तो आप अगर इससे मेरे ख्याल से एक दो और हैं इसमें, तो जो मैं मिस कर रहा हूँ यू कैन टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, सो स्पीच एंड एक्सप्रेशन में लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड. नाउ पीसफुल असेंबली, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 19(1)(b) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पीसफुल असेंबली में टू टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज. सबसे पहला तो है सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट. द सेकेंड वन इज public order. Now, right to freedom to form association or union or cooperative societies, this is mentioned under article 19(1)(c) of the constitution, and three types of restrictions can be imposed. सबसे पहला तो sovereignty and integrity of the state. Second one is public order. Third one is morality. So यहाँ पे morality add हो गया. ठीक है, right to peaceful association does not constitute the right to strike. This you need to remember. right to strike का right नहीं है हमारे under article 19(1)(c) of the constitution. So when it comes to the right to the movement, right to movement within the country है ये ध्यान रखना. And this is mentioned under article 19(1)(d) of the constitution. Whereas if I talk about movement outside country, this is given under article 21, that is right to life and personal liberty. I hope I am clear. Right to move throughout the country or within the country, these rights are mentioned under article 19(1)(d). Whereas right to move outside the India, it is mentioned under article 21 of the constitution. So this is right to movement which is constituted under article 19(1)(d) of the constitution. इसके अंदर there are two types of right, such as interest of general public, and the second one is protection of interest of the scheduled tribes. आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको. सो 29 का करेक्ट आंसर हमारा ए है. इसके बाकी ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन भी आपको ध्यान में रखनी है. सो यू कैन मेक योर नोट्स, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए ये चीज़. नाउ which of the following are mentioned under separate articles in part 3 of the Constitution of India pertaining to fundamental rights?
prohibition of untouchability. So correctly it is mentioned under Article 17 of the Constitution. Abolition of title, this is also mentioned under Constitution under Article 18. Freedom as to payment of taxes for promotion of particular religion, so this is mentioned under Article 27. and ये आता है right to religion में. Also one important point here to notice, टैक्सेस की पेमेंट से फ्रीडम है बट सेस या फीस की पेमेंट से फ्रीडम नहीं है. फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द डिवोटीज विच कम टू एनी ऑफ द रिलीजियस प्लेस, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस कैन बी इम्पोज फॉर देयर सिक्योरिटी बट taxes cannot be imposed. Okay, ये ध्यान रखना है. This is mentioned under Article 27. Now protection of interest of minorities is mentioned under Article 29. So part 3 under fundamental rights, all of these options are given as rights under the fundamental rights. So the correct answer would be 1, 2, 3 and 4. Next is the fundamental rights guaranteed in Indian Constitution can be suspended only by an act of parliament, amendment. अभी देखो पहले अंडर आर्टिकल 13 मैंने बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन टेक अवे और अब्रिज द फंडामेंटल राइट्स, बट केशवानंदन भारती केस के बाद ऑफ 1973 द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. ठीक है, तो दीज fundamental rights can only be suspended during a proclamation of national emergency. Now, let me tell you something about the national emergency. Emergency is mentioned under Article 352 of the Constitution. So how can it take away the fundamental rights? So यहाँ पे आपको 2 articles याद रखने हैं, that is Article 358 of the Constitution and Article 359. What does Article 358 says? कि जैसे ही national emergency लगती है on the grounds of war और external aggression, ठीक है, देन ऑटोमेटिकली जब आर्टिकल 358 अप्लाई होगा तो ऑल द राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड. ठीक है, आर्टिकल 352 के अंदर 2 आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं. जब आर्टिकल 358 इम्पोज होगा देन ऑल द राइट्स दैट आर गिवन अंडर आर्टिकल 19, दैट इज राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम के अंदर 6 types of rights are given. These rights are automatically suspended under Article 358. 359 आर्टिकल में 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. द फर्स्ट वन इज कि द आर्टिकल 359 सस्पेंड्स द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट. सो 359 के अंदर नो फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली टेकन अवे. डायरेक्टली कोई भी राइट आपका नहीं लिया जाता है. ओनली इन राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए जो आप कोर्ट जा सकते हो, द राइट टू मूव टू कोर्ट इज टेकन अवे और सस्पेंडेड. ऑल्सो 359 के अंदर ये मैंशनड है कि एनी ऑफ द राइट्स दैट आर स्पेशली मैंशनड बाय द प्रेसिडेंट वो स्पेसिफाई करेगा कि कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपके टेक अवे किए गए हैं. उन्हीं राइट्स को बस सस्पेंड किया जा सकता है, नॉट एनी अदर फंडामेंटल राइट्स. ऑल्सो 359 के भी अंदर आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन एंड आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी टेकन अवे इन एनी ऑफ द केस. Just to summarize, Article 20 and 21 cannot be taken away. नेशनल इमरजेंसी हो, कैसे भी इमरजेंसी हो, ये दोनों के दोनों राइट्स आपके कभी नहीं आपसे लिए जा सकते हैं. आर्टिकल 358 इम्पोज होगा तो ऑल द राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड. आर्टिकल 359 में द राइट टू मूव टू कोर्ट इज सस्पेंडेड एंड एनी अदर फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21 दैट इज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ओनली दैट राइट्स आर टेकन अवे. ठीक है, आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्चुअल पार्ट यहाँ पे समझ आ गया होगा. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स. ठीक है, तो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज द करेक्ट आंसर. सस्पेंड हमारा हो सकता है, अभी देखा हमने आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 के जितने भी राइट्स है दैट कैन बी टेकन अवे. सो 31 का करेक्ट आंसर वुड बी ए. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The right to property was converted into legal right from a fundamental right because
So you first need to know that right to property first was a fundamental right under Article 19(1)(f) of the Constitution, which was taken away by the 44th Amendment Act of 1978, and it was made as a legal right under Article 300A of the Constitution. And ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि why it was done. It was done because of some of the reasons. सबसे पहला तो land reforms, land reforms was brought up by the First Amendment Act of 1951. लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट क्यों करने थे? क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट करना था लैंड को. देयर वॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, तो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना था. और जब तक राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट होगा, तो अगर लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो जिनके पास भी पहले प्रॉपर्टी थी दे कैन डायरेक्टली गो अवे टू दी कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कि हमारा फंडामेंटल राइट्स हमसे लिया जा रहा है. सो यहाँ पे दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रीडिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी. ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वॉज वेरी डिफिकल्ट. बेसिकली प्रॉपर्टी का रीडिस्ट्रीब्यूशन वॉज वेरी डिफिकल्ट अगर ये राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से एक्सक्लूड नहीं किया जाता. तो फर्स्ट रीज़न वॉज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म. सेकेंड रीज़न वॉज पब्लिक इंटरेस्ट. आप मान सकते हो वाई पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता देन ऑटोमेटिकली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की तरफ अ सोशलिस्टिक मॉडल ऑफ सोसाइटी कुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड. दैट वाज एनविसेज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू. थर्ड रीज़न वाज द ओवरबर्डन जुडिशियरी. अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे अगर किसी की प्रॉपर्टी ली जाती तो ही और शी वुड हैव रन टू कोर्ट कि हमारा फंडामेंटल राइट को अबॉलिश किया जा रहा है, एंड कोर्ट वुड हैव बीन ओवरबर्डन्ड विद द केसेस. दैट वाज आल्सो अ रीज़न व्हाई द राइट टू प्रॉपर्टी वाज कन्वर्टेड इनटू अ लीगल राइट. सो अमंग द गिवन ऑप्शंस, ठीक है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज लेड टू सीवियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशियरी एंड द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट भाई लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगा, जुडिशियरी ओवरबर्डन केसेस को करके सॉल्व करना चाहेगा, तो जुडिशियरी पार्लियामेंट को बोलेगा कि भाई ये तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, आप क्यों इसको जो है सिटीजन्स को आप परेशान कर रहे हो. पार्लियामेंट बोलेगा जुडिशियरी को कि भाई हमें तो लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी का रीडिस्ट्रीब्यूशन चाहिए. तो इस वजह से इट लेड टू सेवियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट. ये हमारा मोस्ट पॉपुलर, यहाँ पे मोस्ट लॉजिकल आंसर है. सो 32 का सी इज़ द राइट आंसर. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 33. 33 क्वेश्चन इज वी हैव टू मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. अब रिट्स मैंशनड है यहाँ पे, रिट्स ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ इंजंक्शन, रिट ऑफ सर्श्योरी एंड रिट ऑफ क्वो वारंटो. अभी रेट ऑफ इंजंक्शन के बारे में बता देता हूँ, या आपने नहीं सुना होगा या सुना भी होगा तो रिवाइज कर लेना. रिट्स ऑफ इंजंक्शन इज यूज टू प्रोहिबिट एनी एक्शन, कोई भी एक्शन लेने पे रोक लगाया जाता है, ठीक है. इट प्रिवेंट्स द, अगर कोई एक्शन लिया जाएगा तो एक इनसेपरेबल और इररिपेयरेबल डैमेज होगा दैट कैन नॉट बी एडिक्वेटली रेमेडीड, ठीक है. उसका रेमेडी प्रोवाइड नहीं की जा सकती थ्रू मॉनेटरी डैमेजेस, ठीक है, उस मॉनेटरी डैमेज की भरपाई नहीं की जा सकती है. देन दिस रेट ऑफ इंजेक्शन इज इम्प्लीमेंटेड टू प्रोहिबिट एनी एक्शन, की एक्शन लेने से पहले ही उस चीज़ को रोक दिया जाए, ठीक है. तो रेट ऑफ इंजेक्शन मीन्स द प्रोहिबिशन ऑफ एक्शन. ऑन द अदर हैंड मैंडेमस हमने पढ़ा है. मैंडेमस का क्या मतलब है कि परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी सही से हो. सर्श्योरी का भी हमने पढ़ा है. सर्श्योरी का क्या था? ट्रांसफरिंग अ केस फ्रॉम लोअर कोर्ट टू अ हायर कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन. एंड क्वो वारंटो का क्या था? ट्रायल ऑफ द राइट टू टाइटल ऑफ इलेक्टिव ऑफिस. सो करेक्ट आंसर वुड बी 33 का ए. तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने इंजेक्शन के लिए यहाँ पे रखा था, तो आई होप कि आपने इसको सॉल्व किया होगा सही से. Let's now move to the next question, that is under Article 22 of the Constitution. With the exception of certain provisions stated therein, what is the maximum period for detention of a person under preventive detention? So, the maximum period of detention without taking consent from the advisory board is 3 months. Now, 44th amendment जब हुआ था ना, तो 2 months का वहाँ पे
प्रपोज किया गया था कि मैक्सिमम डिटेंशन का पीरियड शुड बी 2 months, बट अभी तक द प्रोविजंस ऑफ द 44th अमेंडमेंट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, सो द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन इज 3 months अभी करेंटली. ठीक है. Now let's move to the next question. Question number 35 is, which of the following fundamental rights is guaranteed only to the citizens of India and not to foreigners? अभी देखो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. बेसिकली 5 मैं आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स, उनको याद कर लेना. यू विल बी इजीली एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो फंडामेंटल राइट्स ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स आर 15, 16, 19, 29 एंड 30. 15 तो आ गया हमारा राइट टू इक्वालिटी में, 15 और 16 हमारा राइट टू इक्वालिटी में आ गया. ठीक है. आर्टिकल 19 आ गया राइट टू फ्रीडम, एंड 29 एंड 30 आ गया कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट्स. तो यहाँ पे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गारंटीड ओनली टू द सिटीजन. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दिस इज ओनली अवेलेबल टू सिटीजन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. सो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन. राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी 21 सबको मिलता है. इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ 14 सबको मिलता है. फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 सबको मिलता है. 15, 16, 19, 29 एंड 30, these 5 आर्टिकल्स आर ओनली अवेलेबल टू दी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जिसमें कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज आर्टिकल 19(1)(a). सो ये सिर्फ सिटीजन को मिलता है. ठीक है. 35 का बी इज राइट. Let's move to 36 now. Question number 36 is about the Supreme Court has increased the right to life article to include which of the following? Right to life includes the right to live with dignity. Absolutely correct. Right to life includes the right to livelihood. Absolutely correct. It includes right to receive minimum wages. No. Minimum wages का article 41 है of the directive principle of state policy. This is not mentioned in the fundamental rights. अभी मिनिमम वेजेस वाला जो प्रोविजन है दैट विल स्टडी इन द DPSP चैप्टर. ओके. सो यू कैन वेट फॉर सम टाइम, वहाँ पे मैं इसको कवर करूँगा. नेक्स्ट इज राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू गारंटीड अनएम्प्लॉयमेंट फॉर 100 days इन अ ईयर. सो ये मनरेगा की बात कर रहा है, एंड द स्कीम ऑफ मनरेगा ये भी इज़ अ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल. ठीक है. विच इज़ मैंशन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड दिस इज़ नॉट डायरेक्टली मैंशन इन द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. ये राइट टू वर्क के अंदर आता है, and right to work is article 41 of the directive principle of state policy and not the fundamental rights. That is why 3 and 4 is absolutely incorrect. 1 and 2 is the right answer. Next is, in accordance with the text of the constitution, a reasonable restriction in the interest of sovereignty and integrity can be imposed to the right of. So sovereignty and integrity अभी पहले ही मैंने आपको बताया, सबसे पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन 19(1)(a). ठीक है. इसके अंदर में सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन नेशन, देन कम्स पब्लिक ऑर्डर, देन कम्स डिसेंसी, देन कम्स मोरालिटी, देन कम्स द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ये सारा कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं. राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, इसके अंदर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वाला बताया था मैंने. डिसाइड एनी सेटल इन दी एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस, ये सारे के सारे में कहीं पे भी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंशन नहीं है. दैट इज वाई ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट जस्टिफिकेशन फॉर द अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज. अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यू विल हैव टू नो व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी. सो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज वो पॉलिसीज होती हैं, दीज आर द मेजर्स टू प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी. इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करने के लिए फॉर द हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप. शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, हमारे बैकवर्ड क्लासेस हो गए, देन वुमेन्स हो गए. ठीक है. हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं ये. इनके लिए कोई भी अगर पॉलिसी मेजर्स आर बीइंग टेकन, दीज आर नोन एज द अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज. सो इन दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर वुड बी, आपको क्लियरली यहाँ पे पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी. ठीक है.
इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करना फॉर द हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स. So B is the right answer. Let's now come to question number 39, that is Indian Constitution recognizes the supremacy of judiciary. Yes, it does. देख लो सारे आर्टिकल भरे पड़े हैं. आर्टिकल 13 देख लो. इट इज़ द जुडिशियरी दैट कैन डिक्लेयर एनी ऑफ द ऑर्डिनेंस, परमानेंट लॉज, टेम्पररी लॉज, customs, etc., constitutional amendments that abrogates the fundamental rights of the citizens as null and void. So आर्टिकल 13 के अंदर आर्टिकल फिर 32 देख लो, आर्टिकल 226 देख लो, रिट्स वाले आर्टिकल हैं. तो सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी है. The question as to what constitutes a reasonable restriction on the fundamental rights is to be determined by the court of laws. Yes, it does. Over the several pronouncement over the years under different cases, judiciary ने time to time बताया है कि भैया right to strike is not a fundamental right under article 19(1)(b) of the constitution, that is right to peacefully assemble without arms. ठीक है. कोर्ट ने ही बताया है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो आपका, दिस इज़ अ बेसिक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. पहले के क्वेश्चन में आपने ये देखा है कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 इज़ एवर इलेबोरेटिंग आर्टिकल, जिसकी डेली नई प्रोनाउंसमेंट आ रही है. ठीक है. सो आज हमारा एजर्शन रीज़न यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कोलैबोरेट कर रहा है. दैट इज़ वाई both A and R are individually true and the R is the correct explanation of A. I hope the question is clear now. Now next comes question number 40. Under the term double jeopardy implied in article 20 of the constitution, a person, double jeopardy के बारे में बताना है. अगर आपने मेरी एक्सप्लेनेशन का पार्ट सुना होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ईजीएस्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इतने ईजिली मैंने आपको आर्टिकल 20 के अंदर 3 प्रिंसिपल समझाए हैं कि यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. कौन कौन से थे? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, देन कम्स द डबल जेओपार्डी, देन कम्स द सेल्फ इंक्रिमिनेशन. डबल जेओपार्डी में क्या था? एक ही चीज़ के लिए किसी भी इंसान को, मे बी एनी ऑफ द पर्सन इज़ देयर, उनको 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती है. तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं. चलो. कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन नॉट बी पनिश्ड अंडर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग फॉर द सेम. कुछ भी स्टेटमेंट है. यहाँ पे कोर्ट आ गया, यहाँ पे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग आ गया, फालतू स्टेटमेंट है. पनिश डिपार्टमेंटली कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन कोर्ट ऑफ लॉ फॉर सेम ऑफेंस. अब देखो सेम ऑफेंस देके ना स्टेटमेंट को कन्फ्यूज़ कर दिया, बट अगर एक्सप्लेनेशन का पार्ट आपने देखा होगा आपको ईजिली समझ आ जाएगा. ये भी है गलत है. cannot be subject to proceeding in civil court for disobedience of an injunction along with criminal proceeding. फालतू की बात है. It shall not be prosecuted and punishment for the same offence more than once. एक्सप्लेनेशन पार्ट में लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है इसका. सी इज़ द करेक्ट आंसर. अगर आप ये फंडामेंटल राइट्स की वीडियो देख लोगे ना, मेरा उम्मीद है कि 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअली समझ आ जाएंगे. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा. ही शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. लेट्स नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 41, दैट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज गवर्नड बाय. सो करेक्ट आंसर क्या है? ट्राई करो. यस. अगर जिसने आर्टिकल 15 बोला है बिल्कुल सही है. जिसने आर्टिकल 29 बोला है भैया वापस से वीडियो देख लो, क्योंकि कंसेप्चुअली बिल्कुल ही बिगड़ गया है आपका सिस्टम. क्योंकि आर्टिकल 29 इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं. आर्टिकल 14, 16, अगर कोई 15 और 16 में कन्फ्यूज़ है ना तो चलता है. अगर 14 भी आपको पता होगा तो राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है. इसमें भी कहीं पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं की गई है. बट इफ़ यू आर कन्फ्यूज इन आर्टिकल 15 एंड 16 वो चलता है. वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आपको. ठीक है. दी आर्टिकल 15 सबसे पहले क्या बताता है? आर्टिकल 15 से इज द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेरियस ग्राउंड्स. वेरियस ग्राउंड्स में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. अभी कौन कौन से प्रोहिबिशन है वहाँ पे? प्रोहिबिशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट. ठीक है, ये सब है. अभी 15 में भी आर्टिकल देयर इज आर्टिकल 15(5) जिसमें एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है. ठीक है. एंड दिस 15(5) वॉज एडेड बाई द 93rd अमेंडमेंट एक्ट. अभी अब बात करोगे 16 भी तो कन्फ्यूजन वाला हो सकता है. ठीक है. तो 16 में मेंशन्ड है इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट.
मतलब जॉब्स के मामले से रिलेटेड है आर्टिकल 16 एंड जितना भी डिस्क्रिमिनेशन है वो मेंशन है आर्टिकल 15 में। सो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो 15(5) इज़ द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर दिस स्टेटमेंट। ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 42। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। करेक्ट सीक्वेंस में इसको हमें अरेंज करना है। शेड्यूल कास्ट ऑर्डर, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एंड SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। अभी शेड्यूल कास्ट ऑर्डर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1950। ठीक है, 1950 में आर्टिकल 341 वॉज एडेड। ठीक है, व्हाट वाज दिस आर्टिकल? दैट द कास्टेज दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल कास्ट इन वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज। मतलब आर्टिकल 341 बेसिकली से जो भी शेड्यूल कास्ट हैं जो कि रिकॉग्नाइज की जाती हैं इन वेरियस स्टेट एंड यूटीज, उनका नाम आर्टिकल 341 में है। अब अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्टेड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1955 एंड इसी का अब एंड इसका एम क्या था? इट वॉज टू पनिश दी अनटचेबिलिटी, कि अनटचेबिलिटी जो भी करते हैं उनको पनिश किया जाए। ठीक है, बोथ उसको कैश पे भी उनको पनिश किया जाता था, दे हैव टू पे द अमाउंट, एंड उनको जेल भी दी जाती थी। इसी अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट का नाम चेंज करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955 रखा गया। कब? 1976 में। ठीक है, एंड शेड्यूल कास्ट SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1989। सो टू सम अप, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 में इंट्रोड्यूस किया गया एंड इट इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 341। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1951 टू पनिश अनटचेबिलिटी, which was renamed as the Prevention and Protection of Civil Rights Act 1955 in the year 1976. So the correct order to this question number 42 is 1, 2, 3, 4 only. I hope कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे इन एफर्ट्स कैसे लगे आपको समझ आया कि नहीं आया, कौन से पार्ट में प्रॉब्लम हुई, सजेशंस क्या हैं आपके, प्लीज़ डू मेंशन दैम इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी नॉट करेक्टली मैच्ड पेयर। ठीक है, अब राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है 21, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोज फैक्टो लॉ आर्टिकल 20 है, देन कम्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन 22 है। ठीक है, अब 43 का यहाँ पे हमें बोलना है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। अभी राइट टू इक्वालिटी में इट इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एब्सोल्युटली ट्रू। राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसमें इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों मेंशन है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर आता है ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड दिस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द USA। राइट टू पर्सनल लिबर्टी, इट इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड, यस आर्टिकल 21 के एक्सप्लेनेशन में मेंशनड है। Then comes 43, protection available to an accused person includes the protection against ex post facto law in civil matters। अगर आपने एक्सप्लेनेशन का पार्ट देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन का, तो मैंने क्लियरली बताया है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की अगेंस्ट प्रिवेंशन इज देयर ओनली इन द क्रिमिनल मैटर्स एंड नॉट सिविल मैटर्स। याद करो सिविल मैटर्स के बारे में क्या बताया था, दीज मैटर आर दोज विच आर रिलेटेड टू, एग्जाम्पल दिया था ना टैक्स का, कि टैक्स लाइबिलिटी आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे इम्पोज की जा सकती है। अगर आपने 2010 से इनकम टैक्स नहीं पे किया है और आज 2025 में ये पता चले कोर्ट को कि भैया आपने इम्पोज नहीं किया है, तो आप पे सिविल सूट होता है ना, तो वो सिविल सूट का जो भी डिसीजन होगा, जो भी जजमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग यू कैन बी हेल्ड लाइबल टू पे द टैक्स, इनकम टैक्स रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 2010 ओनली। सो दिस एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट सिविल मैटर्स बट ओनली क्रिमिनल मैटर्स। अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा तो ये भी क्वेश्चन ईजिली आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, 43 का C यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दिस इज द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। Now next is which of the following rights cannot be suspended during emergency। बता दिया था अभी इसके पहले के पार्ट में, आर्टिकल 20 एंड 21 जो हैं हमारे, दीज कैन नॉट बी सस्पेंडेड। अभी इसके अगर ये वीडियो देख रहे होगे आप, तो इसमें बहुत अच्छे से आर्टिकल 358 बताया था, 359 बताया था। अभी वापस कितना रिपीट करूँ मैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, अब तो इजी बन गया होगा आपके लिए, क्योंकि सारा मैंने कंसेप्चुअल पार्ट आपको बता दिया है। ओके
45 आ गया फिर से assertion एंड रीजन का क्वेश्चन। 45 क्या बोल रहा है? स्पीकिंग ऑन आर्टिकल 32 इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर अंबेडकर डिस्क्राइब दिस आर्टिकल एज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Yes, this is true. 32 is considered, Article 32 is considered as the heart and soul of the Constitution. And why is that so? Article 32 क्या है? Right to constitutional remedies है। Article 32 provides with effective remedies against violation of fundamental rights. करेक्ट तो है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। 45 का ये करेक्ट है। 46 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें अबाउट द राइट टू रिलीजन। अभी राइट टू रिलीजन, चलो स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पे, द स्टेट कैन रेगुलेट द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटीज मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। एब्सोल्युटली करेक्ट। Restriction can be imposed on the right to freedom on the grounds of maintenance of public order, morality, health. ये भी मैंने आपको बताया था। Every religious denomination has right to establish and maintain institution for religious and charitable person. This is also absolutely true. Funds appropriated by a religious denomination for promoting and maintaining a particular religion are taxable. No, they are not. यहाँ तक तो सही पढ़ लोगे। यहाँ पे are taxable जैसे ही इग्नोर किया क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि these are not taxable। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि द आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। बट टैक्सेस आप इम्पोज नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ़ी नहीं इम्पोज कर सकते हो। फ़ी इम्पोज कर सकते हो फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पीपल। अगर कोई रिलीजियस डेनोमिनेशन कुछ कंडक्ट करवा रही है एक्सरसाइज वहाँ पे, ठीक है, तो उसको टैक्स नहीं किया जा सकता, बट वहाँ की सिक्योरिटी को मेंटेन करके द स्टेट कैन इम्पोज अ फ़ी ऑन दैट, फी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। सो ये भी फैक्ट यहाँ पे याद रखना। दैट इज़ वाई ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है यहाँ पे। 46 का डी इज़ द राइट आंसर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज थ्रू विच प्रोविजन डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड बाय आर्टिकल। अब यहाँ पे 17 जो टिक कर रहा है ना, बहुत गलत कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। अनटचेबिलिटी जिसके लिए सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955 बनाया गया है, ठीक है, जिसके लिए अनटचेबिलिटी सोशल ऑर्डर बनाया गया था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 में क्या है? इट सेज द प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन व्हाट ग्राउंड्स। यू नीड टू रिमेंबर दीज ग्राउंड्स अगर आप यूपीएससी की पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे हो तो ग्राउंड्स आर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 5 तरह के ग्राउंड्स मेंशन है आर्टिकल 15 में। एंड 16 में क्या 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 मेंशनड है? 16 में मेंशनड है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, एक एक्स्ट्रा डिसेंट ऐड हो गया यहाँ पे। देन प्लेस ऑफ बर्थ तो है ही, साथ में रेसिडेंस है। तो यहाँ पे 7 टाइप के जो है वो ग्राउंड्स मेंशन्ड है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? रेस ही तो मतलब है। रेस यहाँ भी है, रेस यहाँ पे भी है। एंड ये आर्टिकल 16(2) में मेंशन्ड है। आर्टिकल 15 और 16 इज़ द राइट आंसर हियर। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा, भूलोगे नहीं। देखो एक बार वीडियो देख के समझ आ गया, वेल एंड गुड। इस वीडियो को बार बार रिवाइज करना, कर लोगे तो बहुत बेटर रहने वाला है। बहुत एफर्ट्स लगे हैं मेरे इस वीडियो को बनाने में। एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वाली स्पेशली। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, जैसे ही पढ़ा आपने आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भैया ये तो आर्टिकल 19(1)(c) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहाँ से आ गया? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यही तो मेंशन था ना। डी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये आर्टिकल 19(1)(c) है। 19 राइट टू फ्रीडम में आता है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हियर कम्स आर्टिकल 49,
करेक्टली मैंशनड मैच पेयर हमें पेयर बताना है. रेट ऑफ हबीज कॉर्पस अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट एज वेल एज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल. तो यहाँ पे हमें तो आंसर हमारा पहले ही उसमें मिल गया. एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है. को वारंटो का क्या मतलब है? अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ओनली. कोर्ट कहाँ से आ गया भाई? एनी पर्सन के अगेंस्ट पे ये किया जा सकता है. एनी पर्सन कैन एक्सरसाइज दिस राइट, नॉट ओनली द एग्रीव्ड पर्सन. सेकेंड क्या है? लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड है ये. सर्श्योरी अगेंस्ट ऑटोनॉमस बॉडी. नहीं भाई, सर्श्योरी इज इशूड बाई अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट. एंड रेट ऑफ प्रोहिबिशन मतलब क्या? टू प्रोहिबिट, टू फॉरबिड, अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स ओनली. नो, दिस इज इशूड बाई अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल. तो बाकी तीनों यहाँ पे इनकरेक्ट हैं. पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एडुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years. Absolutely correct. And this was free and compulsory education between the age of 6 to 14 years. It is included in Part 3, Article 21A of the Constitution. ठीक है. एंड दिस प्रोविजन मैंने पहले भी बताया वॉज एडेड बाई द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002. अब इसका रीज़न देखो. 84th अमेंडमेंट दिया है जस्ट टू कन्फ्यूज़. तो स्टेटमेंट तो यही गलत हो गया ना. 86th अमेंडमेंट है. आर फॉल्स है हमारा, ए ट्रू है. सी इज़ द राइट आंसर है. Now let's proceed to the next question, which is question number 51. Which of the following fundamental rights is available to both citizen and aliens? Citizens का याद कर लो, aliens के याद करने की ज़रूरत ही नहीं है. Citizens का कौन सा था? 15, 16, 19, 29 and 30. अभी चलो देख लेते हैं. राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आ गया इधर से सिर्फ सिटीज़न को. राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आ गया सिर्फ सिटीजन्स के लिए. देखो यहाँ पे मेंशन्ड है. फिर ऊपर क्या है इसका एक और ऑप्शन क्या है? राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 आ गया, सबके लिए है. राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज आर्टिकल 14. भैया ये सबको मिलता है. आर्टिकल 14 है ये 16 है. 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है. एंड राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दिस इज आर्टिकल 16. 51 का डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कौन से राइट इंक्लूडेड नहीं है? ठीक है. सबसे पहले तो मैं राइट्स चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं. फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट रिलीजन, येस दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 25. व्हाट इज आर्टिकल 25? राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस. फ्री प्रोफेशन नहीं मेंशन है यहाँ पे. फ्री प्रोफेशन, राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट रिलीजन. नेक्स्ट इज लेवाइंग ऑफ टैक्सेस और फॉर द यूज ऑफ फंड्स फॉर द गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन, ये मेंशन है हमारा. सो ये तो कहीं मेंशन नहीं है. राइट आर्टिकल 27 में मेंशनड है कि फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस. टैक्सेस तो लेवा ही नहीं कर सकते हैं. 2 हमने यहीं से एलिमिनेट कर दिया. सीधा आंसर आपका यहीं से आ जाएगा. सॉरी नॉट इंक्लूडेड है. हाँ तो आगे देखते हैं. इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ए रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. देन फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ है इम्पार्टिंग ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी गवर्नमेंट मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. ये भी हमारा जो है वो मेंशन्ड है. ये मेंशन नहीं है. गवर्नमेंट जो है इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती है. इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ, इसका मैं आर्टिकल बोल रहा हूँ, दिस इज आर्टिकल आई थिंक 28. ठीक है. 1 and 3 मेंशन्ड है. 1 तो मैंने बता दिया 25 है. 3 28 है. 4 2 and 4 इज नॉट मेंशन. तो नॉट इंक्लूडेड इज डी. ठीक है. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन अंडर राइट टू सिटीजन एज अ फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19. ठीक है. चलो देखते हैं. क्या आपने कहीं राइट टू वोट देखा है? नहीं देखा है. सिटीजनशिप देखा है? नहीं है. ये तो आर्टिकल 5 से 11 में है पार्ट 2 के. क्या आपने राइट टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन देखा है? नहीं. राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म देखा है? देखा है. 19(1)(b) में देखा है. तो कौन सा राइट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 19? आर्टिकल ये डी मेंशन्ड है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 31C एज अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन
was held invalid. Article 31C destroyed the basic structure of the constitution. अब let me tell you something, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऐड किया है, इसलिए किया है ताकि मैं आपको आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C बता दूँ एक ही जगह. So what was Article 31A? यहाँ पे 5 categories of laws were protected from being challenged on the grounds of contravention of Article 14 and 19. 5 कैटेगरीज के लॉ थे. अब वो लॉज नहीं ज़रूरत है पढ़ने की, ना ही मुझे वो लॉज याद हैं, ठीक है, बस इतना समझ लो. 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज वेयर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19. ठीक है. 31B में क्या था? 31B में था कि जो शेड्यूल 9 आया था ना, शेड्यूल 9 आया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बाद, इसके अंदर लॉज रखे जाते थे, एक्ट्स एंड रेगुलेशन रखे जाते थे टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड ऑन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19. एंड आर्टिकल 31B इज वाइडर देन आर्टिकल 31A. 31A and 31B are still in use. 31C where is not currently now in use. Why? Because Article 31C ने बोला कि the rights mentioned under Article 39B and 39C of the Constitution, ठीक है, जो कि डायरेक्टली अब्रोगेट नहीं करेंगे, कॉन्ट्रावेंशन में नहीं आएंगे 14 एंड 19 के. ठीक है. मिनर्वा मिल्स के केस में इट वॉज हेल्ड इनवैलिड 31C को, एंड कोर्ट ने बोला कि इट इज़ डिस्ट्रॉयर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज प्रोपाउंडेड इन द अंडर द केशवानंदन भारती केस ऑफ 1973. ठीक है. तो बस एक बेसिक आइडिया यहाँ पे ध्यान रखना. करेक्ट आंसर हमारा बोथ हे एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, यहाँ पे ये सही है. और लेट्स नाउ मूव टू द next question, that is question number 55. Which of the following are the grounds on which discrimination for citizen for admission into the educational institution are constitutionally prohibited? अब कौन कौन से ग्राउंड मेंशन है फॉर प्रोहिबिशन? रिलीजन एंड रेस क्या मेंशनड है? बिल्कुल मेंशनड है. सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ मेंशनड है? बिल्कुल मेंशनड है. 15 एंड 16 के याद करो, सारा का मैंने आपको बताया था. On the basis of caste, race, sex, religion, race, place of birth, and 16 में तो डिसेंट भी आ गया था, एक जगह तो रेसिडेंस भी आ गया था. और इन दोनों आर्टिकल्स में क्या आपने नेशनैलिटी, कलर, नेटिविटी और एज की बात देखी? नहीं देखी होगी. तो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड कौन कौन से हैं? 1 एंड 2 ही तो है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 55 का? 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 2. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is correct association? The first one is Indira Sahni case, the basic structure of constitution. Minerva Mills, invocation of article 356. Maneka Gandhi case, just, fair and reasonable procedure of law. And then Gopalan case, financial emergency. So we know that Indira Sahni case of the year 1992, that is related to Mandal Commission also, is related to the OBC reservation. So the statement first is absolutely incorrect. Now Minerva Mills case of 1980 is related to the unconstitutionality of article 31C of the constitution, अभी बताया था मैंने. So this is also incorrect. Maneka Gandhi case is related to just and fair procedure, reasonable procedure of law, is absolutely correct, because Gopalan case of 1950 is related to the procedure established by law. ठीक है. ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है, दैट इज़ वाई 56 का सी इज़ राइट. तो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 57. असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है ये. द क्वेश्चन इज एन अक्यूज पर्सन हैज़ बीन गारंटीड द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द नेचर ऑफ कॉज एंड एक्विजिशन. एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज द अक्यूज पर्सन कैन गेट हिज कन्विक्शन क्वेश्ड अपॉन द वेग एंड ऑब्सक्योर चार्जेस. येस, he has the right to be legally represented. ठीक है. so reason भी सही है. तो यहाँ पे both assertion and reason are individually true. ठीक है. जेनेरिक सा क्वेश्चन था. let's now move to the next question, that is question number 58. यहाँ पे rate is mentioned and examples के तौर पे matters in dispute is mentioned. now what is the meaning of habeas corpus? habeas corpus मतलब to have the body of. ठीक है. यहाँ पे देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर, नो. कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड बाय पेरेंट्स, यस एब्सोल्युटली ट्रू. टू हैव द बॉडी ऑफ मतलब क्या कि चाइल्ड को प्रोड्यूस किया जाए,
कोर्ट के सामने, ठीक है। मैंडेमस, मैंडेपस का क्या मतलब है? मैंडेमस का मतलब है कि पब्लिक ऑफिस जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, इज़ नॉट वर्किंग इन एन एप्रोप्रिएट मैनर, तो दैट इज़ रिफंड ऑफ मनी इलीगली कलेक्टेड एज सेस बाय टैक्स टेकिंग अथॉरिटी। को वारंटो मतलब क्या? बाय व्हाट अथॉरिटी और व्हाट वारंट। मान लो किसी यूनिवर्सिटी के टीचर की अपॉइंटमेंट हो गई, तो बाय व्हाट अथॉरिटी उसको अपॉइंट किया गया, सी का 1 हो जाएगा। एंड सर्श्योरी इज रिलेटेड टू दी issued by the higher courts to the lower courts, ठीक है, and it includes the principle of natural justice. That is why 58 का B would be the correct answer. I hope कि आपको समझ आया होगा. Now right to life emanates from, so the right to life and personal liberty is mentioned under Article 21 of the Constitution, and it is an intrinsic part of it, ठीक है. So Article 21 and does not include right to die, absolutely correct. 59 का D is right. Let's come to question number 60 now. Which of the following articles of the Constitution of India is or are exceptions to the fundamental rights enumerated in Article 14 और Article 19? बताया था मैंने 3 राइट्स है, 31A, 31B एंड 31C, जिसमें कि 31C was declared unconstitutional by the Minerva Mills case in 1980. So 31A is still operable. तो 31A तो है ही है, ठीक है, C नहीं है, that is why A would be the correct answer. Next is Article 14 of the Constitution does not lay down all the laws does not lay down that all the laws must be of universal application. It is incorrect. Article 14 provides for equal protection of law and equality of law, and it does lay all the laws of universal application. Second statement क्या है? State has power to classify person for legitimate purpose on the reasonable grounds. Yes. फॉर एग्जाम्पल 15 आर्टिकल एक्सेट्रा में देखा था आपने, वुमेंस, चिल्ड्रेन, SC ST डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट प्रोविजंस होते हैं ऑन द रीजनेबल ग्राउंड्स. रीज़न हमारा सही है, एजर्शन हमारा बिल्कुल गलत है. डी इज़ द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 62. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्पेशल प्रोविजन बी मेड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए आर्टिकल 15 में प्रोविज़न है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी प्रोविज़न है, एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी प्रोविज़न है. एंड अब के टाइम में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी प्रोविज़न है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस बाय 103rd अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, प्रोविज़न दिया गया है रिजर्वेशन का, पता होगा आपको. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 होगा. डी इज़ द राइट आंसर. आई होप कि आप सही से क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 63. Quo warranto is a very powerful instrument for safeguarding against the usurpation of a public office. Yes, absolutely true. It is issued, ठीक है, बाय वॉट अथॉरिटी. और quo warranto का एक स्पेशल फीचर ये है कि सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन ही नहीं, एनी पब्लिक ऑफिस और एनी पब्लिक can elevate this right, can use this right. Next is the High Court can issue a mandamus to compel a court or judicial tribunal to exercise its jurisdiction when it has refused to exercise it. Absolutely correct. Both 1 and 2 are correct here. Now next question is question number 64. अब 64 क्या बोल रहा हमें? We have to match it. Mandamus का क्या मतलब है? habeas corpus, certiorari और quo warranto. वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करो, आंसर इसके नीचे लिख रखे हैं मैंने, ठीक है. आई होप कि आपने ट्राई कर लिए होंगे क्वेश्चन. सबसे पहले मैंडेमस, डायरेक्शन टू एन ऑफिशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी. एब्सोल्युटली दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. हैबीज कॉर्पस, इट मीन्स रिलीज ऑफ एन इलीगली डिटेन्ड पर्सन. सर्टियोरी, ट्रांसफरिंग अ केस फ्रॉम एन इन्फीरियर कोर्ट टू अ हायर कोर्ट. यस. quo warranto, कॉलिंग अपॉन वन टू शो बाय व्हाट अथॉरिटी. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये सब के सब इज एप्रोप्रिएटली यहाँ पे मेंशन. 64 का ए इज़ द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 65. फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज, सो द फ्रीडम ऑफ प्रेस एज वी हैव लर्नड की इज मेंशन इन आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो इट इज़ यहाँ पे सी हमारा 65 का वुड बी दी करेक्ट आंसर. Now let's go to the next question, that is 66. The right of freedom of religion guaranteed in Article 25 of the Constitution is subject to which of the following?
ये रिलीजन्स एटसेट्रा सारे के रिगार्डिंग आई हैव टोल्ड यू विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड। तो करेक्ट आंसर क्या है? पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है, हेल्थ है, अदर प्रोविजंस गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 66 का डी इज द राइट आंसर। Let's move now to 67. Which one of the following writs examines the procedure of inferior courts or tribunal? अब भी इसके 2 क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन आया था। It is the writ of certiorari. ठीक है, D is the right answer. Next is the 86th constitutional amendment deals with which of the following? अब भी मैंने बताया था आपको about article 21A of the constitution which added the right to education from the age 6 to 14 years. Okay, and it was added in article 21A. ठीक है, assertion reason वाला क्वेश्चन याद था ना, जहाँ पे रीजन में 84th अमेंडमेंट दिया था, तो वहाँ मैंने बताया था। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 21A रिलेटेड विथ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 and 14. C is the right answer. Let's come to question number 69. The article of the constitution which automatically becomes suspended on proclamation of emergency. लंबी चौड़ी 2 से 3 मिनट का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था अबाउट आर्टिकल 358, 359। इसके अंदर आर्टिकल 358 में द ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड आर्टिकल्स इज आर्टिकल 19। ठीक है, बी हमारा राइट होगा। यहाँ पे नंबरिंग का थोड़ा सा इशू है, ये बी होगा ये सी होगा, तो उस हिसाब से अभी बी है तो बी इसको सही मानो, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज question number 70. Which one of the following rights conferred by the Constitution of India is also available to the non-citizens? 15, 16, 19, 29 and 30 are available to citizens. इन ऑप्शंस में देख लो कौन सा नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 14, सो ये दोनों को मिलेगा। बाकी सारे के सारे बिजनेस हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, फॉर्म एसोसिएशन 19 है। फ्रीडम टू रिसाइड सेटल इट इज़ ऑल्सो आर्टिकल 19। कैरी ऑन ऑक्यूपेशन ट्रेड 19(1)(g) है। ये सब के सब इज ऑलरेडी अवेलेबल टू द सिटीजन्स, वेयर एज डी इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग writ इज issued by an appropriate judicial authority body to a free person who has been illegally detained? के लिए तो हबीज कॉर्पस ही तो है, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हबीज कॉर्पस। इतने क्वेश्चंस मैंने दिए ना रिट्स के, तो आपको रट जाएंगे सारे के सारे रिट्स, एंड गलत नहीं करोगे आज के बाद। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 17 एंड इट कम्स अंडर राइट टू इक्वालिटी। 14 to 18 आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी है। 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 क्या है? डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग है। ऑन दी ग्राउंड्स 5 ग्राउंड्स थे। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 7 तरह के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट था वो। सेक्स, कास्ट, रेस, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस। ठीक है। आर्टिकल 17 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 क्या है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। These all comes under the head of right to equality. D is the right answer. Now let's move to question number 73. Which of the following constitutional amendment have been added under article 15(5) in the constitution providing for reservation in educational institution in private sector also? Clearly मैंने बताया था जब मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था पहले के क्वेश्चन में कि इट वॉज एडेड बाय द 93rd अमेंडमेंट एक्ट। SC/ST के रिगार्डिंग बताया तो था। 93rd अमेंडमेंट इज़ द राइट आंसर। पहले के एक्सप्लेनेशन का पार्ट अगर आपने देखा होगा ना एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस का, तो आने वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो तो इजीली बना लोगे आप। सारे क्वेश्चन एक ना एक वे से रिपीटेड ही होंगे। 74 देखते हैं। द रिट ऑफ सर्टियोरी इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट। तो किस कोर्ट को इशू करता है? इन्फीरियर ही कोर्ट को तो इशू करता है। इन्फीरियर कोर्ट। पब्लिक ऑफिस आ गया, यहाँ पे भी पब्लिक अथॉरिटी आ गया। क्या है? दोनों के दोनों गलत होंगे। टू स्टॉप फर्दर प्रोसीडिंग, टू ट्रांसफ़र द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग फॉर केस ऑफ रिव्यू। बिल्कुल बी करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि वो अपनी जुडिस्डिक्शन को एक्सीड करता है, उसी को देखने के लिए तो सर्टियोरी इशू किया जाता है फ्रॉम हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट। बी इज़ द राइट आंसर। 75 देखते हैं। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है।
Right to livelihood is an integrated facet of right to life. The statement is correct or not? Yes, it is absolutely correct. Natural justice is implicit in Article 21. Absolutely correct. Right to life includes the right to health. Absolutely correct. Right to go abroad is not a fundamental right. This is wrong because yes, the right to go abroad is a fundamental right under Article 21, whereas under Article 19(1)(d) of the Constitution, it is right to move throughout the territory. इंडिया के अंदर ही थ्रू आउट मूव करने का राइट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(1)(d). नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। द रेट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड, अभी हमें पता है मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिस, तो देख लो कहाँ पब्लिक ऑफिस की बात है। लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग लॉ, गलत। परफॉर्मेंस ऑफ ए पब्लिक ड्यूटी, यस यही होना चाहिए। एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, नो। द डिस्क्रिशनरी पावर आर गिवन, डिस्क्रिशनरी पावर टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज गिवन अंडर आर्टिकल 142, सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में बताऊंगा वो। फॉर डिसाइडिंग द लीगैलिटी ऑफ एन अरेस्ट, ये भी गलत है। ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, लीगैलिटी ऑफ अरेस्ट के लिए को वारंटो भी है एंड हबीज कॉर्पस भी है। इंडिविजुअल की बात हो, हबीज कॉर्पस है, ठीक है। इसका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी, बताया था आपको 20 और 21। 20 देखो क्या पे, राइट टू स्पीक 19 है भैया, ये तो 358 के अंदर ले सकते हैं हम। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये भी 19 के अंदर आता है, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। राइट टू लाइफ तो 21 है, दिस कैन नॉट बी एब्रोगेटेड और टेकन अवे। 77 का सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, बताया था 44th अमेंडमेंट 1978। एंड करेंटली व्हाट इज द स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, इट इज़ अ लीगल राइट, इट इज़ अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। सी हमारा करेक्ट है यहाँ पे। देखो सब क्वेश्चन अब आपसे बन जाने चाहिए, आपको इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिट से रिलेटेड है। हबीज कॉर्पस इज रिलेटेड टू व्हाट, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ अ पर्सन। व्हाट इज मैंडेमस, मैंडेमस इज अबाउट command to perform public duty. What is certiorari, certiorari is about certified or to be made certain. Co warranto is by what authority or warrant। क्या सही आंसर होगा, सही आंसर होगा हमारा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ कम्युनिटी कैन बी डिक्लेयर्ड अ माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज यहाँ पे मैंशनड है अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, that is linguistic minorities as well as religious minorities। सिर्फ इन दो minorities का जिक्र है अंडर आर्टिकल 30। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका इधर रिलीजन और लैंग्वेज, दैट इज इधर रिलीजन और लैंग्वेज, ओके, रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। अभी तो बताया दो टाइप के राइट, दो टाइप की माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, टू इस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। 82 क्वेश्चन देखते हैं। द 93rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी देखो रिवाइज्ड क्वेश्चन है, बताया था डिस्क्रिमिनेशन प्रमोशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट एटसेट्रा से रिलेटेड है। एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 15(5) का ही तो पार्ट था, 93rd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। फॉर रिजर्वेशन इन एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सी हमारा करेक्ट आंसर है। पहले के अगर आपने वीडियोस, मतलब ये वीडियो का पहले का पार्ट आपने ढंग से अगर उसको स्टडी किया है तो यू वोंट फाइंड एनी डिफिकल्टीज इन दिस क्वेश्चन नाउ आई थिंक। Next question is, the Supreme Court of India declared by issuing a writ that the respondent was not entitled to an office and he was holding a privilege he was exercising। कौन सा writ है ये, by what authority, by what authority और warrant, कौन सा writ है, वो वारंटो है। सी इज द राइट आंसर।
When emergency under Article 352 of the Constitution is proclaimed, the President of India has no power to suspend the fundamental rights. बताया है, 10 बार बताया है. Article 20 and 21. क्या करेक्ट आंसर होगा? 20 and 21. लास्ट क्वेश्चन है ये. Which one of the following is not covered under Article 20 of the Constitution? 3 principles I have already told. No ex post facto laws. Second is नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. थर्ड इज नो डबल जेपर्डी. तो यहाँ पे कौन सा इज नॉट कवर्ड? प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट कवर्ड बिकॉज दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 22. आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन भी है और प्यूनिटिव डिटेंशन भी है. ओके, सो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा. सो विद दिस वी आर डन विद द फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर. आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट कंसेप्चुअल पार्ट आई हैव ट्राइड टू कवर विथ अटमोस्ट ऑनेस्टी. ठीक है. एंड इस वीडियो में आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. अच्छी लगी है तो भी बताओ, नहीं अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ. ओपन है बिल्कुल कमेंट सेक्शन. किसी के कमेंट ना तो डिलीट होते हैं ना मैं डिलीट करता हूँ. तो बिल्कुल अटमोस्ट ऑनेस्टी से बताना ये वीडियो कैसी लगी. अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना. अच्छी ना लगी हो तो फील फ्री टू कमेंट. ठीक है. आई जस्ट इम्प्रूव माई सेल्फ एंड आई ट्राई कि आगे से वीडियोज़ और अच्छे तरीके से मैं प्रेजेंट कर पाऊँ. सजेशंस भी अपने मेंशन कर सकते हो. वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप अभी तक बने हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना फॉर माई एफर्ट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.